एच.सी. वर्मा के कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स वॉल्यूम 1 चैप्टर 3 रेस्ट एंड मोशन एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 50, 51 और 52 इसके सॉल्यूशंस पे हम लोग अध्ययन करेंगे और इसको समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं सॉल्यूशन नंबर 50। सॉल्यूशन नंबर 50 कह रहा है कि टू फ्रेंड ए एंड बी आर स्टैंडिंग ए डिस्टेंस x अपार्ट इन एन ओपन फील्ड, ए विंड इज ब्लोइंग। देखिए साथ साथ में फिगर बनाते चले। इसके कहने का मतलब है कि एक यहाँ पे कोई आदमी है और यहाँ पे कोई दूसरा आदमी है, ठीक है। और इन दोनों के बीच जो सेपरेशन दे रखा है, दूरी दे रखा है, वो x दे रखा है। और जो हवा बह रही है विंड ब्लोइंग, वो विंड ब्लोइंग की वेलोसिटी आपकी इस डायरेक्शन में है, ठीक है। मतलब कि ए से बी की ओर, तो इस आदमी को ए मानते हैं और इस आदमी को बी मानते हैं। हवा ऐसे बह रही है, ये क्या है, ये एयर है, एयर, ये एयर की वेलोसिटी है। अब होता क्या है कि ए बीट्स ए ड्रम, ये जो है वो एक ड्रम को बजाता है, ऐसे बजाया, इस तरह से साउंड निकल के जा रही है बी की तरफ। और बी जो है वो उसका टाइम जो लगता है, टाइम, तो टाइम लगता है t1 सुनने में इसको, मतलब t1 टाइम के बाद इसको सुनता है। अब एक दूसरी स्थिति ये होती है कि ए एंड बी इंटरचेंज देयर पोजीशन, ये आपस में बदल लेते हैं। तो आपस में बदल लेंगे तो यानी कि जहाँ बी खड़ा था, जहाँ बी खड़ा था वहाँ ए खड़ा हो गया, और जहाँ ए खड़ा था वहाँ बी खड़ा हो गया। अभी भी सेपरेशन जो है दोनों के बीच x है, और विंड का जो डायरेक्शन है वो भी ऐसा ही है। अब यहाँ पे होता क्या है कि ए एंड बी इंटरचेंज देयर पोजीशन एंड द एक्सपेरिमेंट रिपीटेड, दिस टाइम बी हियर्स। अगली बार बी सुनता है और ए जो है ड्रम बजाता है। हवा चल रही है इस तरफ और ए ने पोजीशन चेंज करके ड्रम बजाया, बी सुनता है, तो उसको सुनने में जो टाइम लगता है वो t2, उसको t2 दे रखा है। Calculate the velocity of sound in a still air v and the velocity of wind u। देखिए u का मतलब है कि ये आपका हो गया वेलोसिटी ऑफ विंड, ये दे रखा है। एंड साउंड की जो वेलोसिटी है, द वेलोसिटी ऑफ विंड u, और साउंड की वेलोसिटी भी है। तो यहाँ पे स्टिल एयर दे रहा है, तो यहाँ लिख लीजिए दी वेलोसिटी ऑफ साउंड, ये आपका भी है, और u बराबर वेलोसिटी ऑफ विंड है, ठीक है। अब एक चीज है कि ये स्टील एयर दे रहा है, इसका मतलब अब ये हुआ स्टील एयर भी, ठीक है। वो लिख रहा है ना कि साउंड इन स्टील एयर भी, मतलब कि वेलोसिटी ऑफ साउंड विथ रेस्पेक्ट टू विंड। इसका मतलब समझेंगे कि वेलोसिटी ऑफ साउंड विथ रेस्पेक्ट टू
एयर, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो हमें जो पता करना है वो पता करना है कि कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन स्टिल एयर, वी का मान पता करना है और द वेलोसिटी ऑफ विंड, दोनों का मान पता करना है। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात कि एयर की जो वेलोसिटी दे रखी है वो यू दे रखी है, यू ऐसे जा रहा है और साउंड भी ऐसे जा रहा है, तो दोनों का डायरेक्शन एक है, इसलिए रिलेटिव वेलोसिटी को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे वेलोसिटी रिलेटिव जो होगा वो हो जाएगा एयर वाली और ये साउंड वाली। डिस्टेंस जो दे रखी है वो x दे रखा है और टाइम जो दे रखा है वो t1 दे रखा है। अब जैसे कहने का मतलब है कि अगर हम t1 निकालना चाहें, t1 तो क्या लिखेंगे, डिस्टेंस बाई वेलोसिटी, तो डिस्टेंस है x। ठीक है, डिस्टेंस क्या है, x बाई t1, x बाई t1 कह रहे हैं। ये हुआ रिलेटिव वेलोसिटी, x हुआ डिस्टेंस, टाइम हुआ t1। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि जैसे वेलोसिटी का क्या फार्मूला होता है, वेलोसिटी का होता है डिस्टेंस बाई टाइम, तो x डिस्टेंस है और टाइम क्या है, t1 है, इसको एक मान लिया। अब दूसरा केस है कि जो विंड बह रही है आपका, देखिए एयर का डायरेक्शन ये है, अब बार पोजीशन बदल के ड्रम को इस तरह से वो हिट कर रहा है, तो यहाँ पे जो रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी वी रिलेटिव, वो क्या होगा, वो एक दूसरे के अपोजिट है, तो अपोजिट है तो ये यू में से भी घट जाएगा। ठीक है, अब जब इसके लिए हम बात करेंगे स्पीड की, तो यू माइनस भी, तो यहाँ टाइम लगा है t2 और सेपरेशन है x, तो x बाई t2। अब कुछ नहीं करना है, एक और दो को सॉल्व कर लेना है। एडिंग 1 एंड 2, एक और दो को जब ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, इसे लिखिए v प्लस यू इक्वल टू एक्स बाई t1, यू माइनस भी इक्वल टू एक्स बाई t2। जब ऐड करेंगे तो ये माइनस भी प्लस भी कट गया, तो हमें मिला 2u इक्वल टू एक्स बाई t1 प्लस एक्स बाई t2। यहाँ तक बात क्लियर है। अब इसको देख लीजिए, तो ये मिटा के इसको लिख देंगे। 2u इक्वल टू हुआ एक्स बाई t1 प्लस एक्स बाई t2। ठीक है, u का मान निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, एक्स बाई टू 1 बाई t1 प्लस 1 बाई t2। तो ये वेलोसिटी ऑफ विंड हमने निकाल लिया, एक्स बाई टू 1 बाई t1 प्लस 1 बाई t2, ये वेलोसिटी ऑफ विंड हो गया।
ठीक है, ये आपका वेलोसिटी ऑफ विंड हो गया। ये क्या हो गया? वेलोसिटी ऑफ विंड। अब दूसरा जो प्राप्त करना है, वेलोसिटी ऑफ विंड यू का मान निकाल लिए, अब साउंड का निकालना है कि भी का मान क्या होगा। तो ठीक है, उसके लिए इसको मिटा देते हैं। अब देखिए, किसी एक इक्वेशन में यू का जो मान है, वेलोसिटी ऑफ विंड का जो मान है, जो हम निकाले थे, जैसे यू का मान निकाले थे ना, x/2 1/t1 प्लस 1/t2 अभी निकाले थे, ये वेलोसिटी ऑफ विंड है। और जो वो इक्वेशन बनाए थे हम, तो किसी एक इक्वेशन में इसका मान रख लेना है। एक u माइनस भी इक्वल टू x/t2, ये इक्वेशन नंबर 2 हम बनाए थे, इसमें मान रख लेते हैं। एक और दो बनाए थे, एक इक्वेशन इसके लिए बनाए थे, दूसरा इक्वेशन इसके लिए बनाए थे, तो इसी में मान रख लेंगे। ठीक है, v का मान निकालना है ना, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, u माइनस x/t2। अब v इक्वल टू u का जो मान है वो दे देंगे। u का मान क्या लिखेंगे, थोड़ा सा और नीचे लिख देते हैं। v बराबर u का मान जो लिखेंगे वो ये u का मान है x/2 1/t1 प्लस 1/t2 u हो गया, फिर माइनस x2, तो क्या हो गया, माइनस x/t2। फर्दर जब इसको हम हल करेंगे, इसको हल करेंगे तो v बराबर, अब इसमें गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा x/2t1 प्लस x/2t2 माइनस x/t2। ठीक है, x/2t1 प्लस, इसमें एलसीएम ले लीजिए, 2t2, तो ये क्या हो गया 2x, और ये क्या हो गया, ये 2x नहीं हुआ, ये x हुआ, ये x हुआ, और ये हुआ -2x। तो x/2t1, और ये साइन माइनस वाला आ जाएगा, माइनस x/2t2। ठीक है, अब इसको हम चाहें कि मान लीजिए कि थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। तो हमें मिला v इक्वल टू x/2t1 माइनस x/2t2। x/2 को अगर हम कॉमन ले लें तो ये मिलेगा 1/t1 माइनस 1/t2। ये दूसरे का उत्तर हो गया, 1/t1 माइनस 1/t2। ये क्या है, यही है आपका वेलोसिटी ऑफ साउंड इन स्टिल एयर। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन स्टिल एयर। तो इस तरह से 50 नंबर क्वेश्चन जो हुआ वो सॉल्व हुआ, और इसको हम लोग अच्छी तरह से समझ लिए। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग भी इसको अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। इसमें कोई ये नहीं है, केवल रिलेटिव वेलोसिटी वाली बात है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 51 पे विचार करते हैं।
ये आपका सॉल्यूशन नंबर हो जाएगा 51। ये 51 सॉल्यूशन नंबर होगा, तो ये 51 कह रहा है कि सपोज ए एंड बी इन द प्रीवियस प्रॉब्लम चेंज देयर पोजीशन। वही वाली स्थिति है, ए और बी जो है अपना पोजीशन चेंज कर लेते हैं। इस तरह से चेंज करते हैं, इन सच ए वे दैट द लाइन ज्वाइनिंग देम बिकम्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ विंड। विंड की जो डायरेक्शन है उससे उन लोगों की जो मतलब साउंड का डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर हो जाता है। सेपरेशन एक सी रहता है, तो व्हाट विल बी द टाइम log b find between seeing hearing the drum beating by a। तो ए जो ड्रम पीटता है, तो ए ड्रम पीटता है तो बी तक पहुंचने में वो जो है समय क्या लेगा ये निकालना है। तो इसके लिए थोड़ा सा प्रयास यहाँ कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ किसको रखा जाए, बी को रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए आप ए को, और विंड की जो डायरेक्शन है वो ऐसे हवा बह रही है विंड, ठीक है। विंड का जो डायरेक्शन है वो ऐसे बह रही है। अब ये बताइए कि अब ये क्या कह रहा है, कौन ड्रम पीट रहा है। सच ए वे दैट द लाइन ज्वाइनिंग देम बिकम्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ विंड व्हाइल मेंटेनिंग सेपरेशन एक्स। हाँ, इन लोगों के बीच का जो सेपरेशन है ये भी मान लीजिए क्या है, एक्स है, एक्स अपार्ट है, ठीक है। बी फाइंड्स बिटवीन सीइंग एंड हियरिंग द ड्रम बीटिंग बाय ए। ए ड्रम पीट रहा है, तो मान लीजिए कि ए ने ड्रम पीटना चालू किया, ठीक है। तो जब हवा ऐसे बह रही है और ए ने ये ड्रम पीटना चालू किया, तो इसका जो साउंड है तो वो साउंड कुछ आपको कहने का मतलब है कि इस तरह चला जाएगा, जिससे बी जो है बी नहीं सुन पाएगा, क्योंकि हवा ऐसे ले जा रही है। अब बी तक साउंड पहुंचाने के लिए सोचिए इस बात को, कि बी तक साउंड पहुंचाने के लिए ये तो ऐसे बना दीजिए इसको, बी तक साउंड को पहुंचाने के लिए हमें थोड़ा सा ड्रम को किसी एंगल पे हिट करना होगा। मान लीजिए कि ऐसे बजाएं, इस तरह से कुछ एंगल देना होगा, ये वाली एंगल, जिससे कि हवा जो है ऐसे लगे और यहाँ तक पहुंचाए। तो ये मैंने एंगल मान लिया कि उसको थीटा एंगल पे, थोड़ा सा और नीचे बना दीजिए, समझ में आए। ये मान लीजिए कि इसको जो है वो अपना थीटा एंगल पे, ठीक ना, वो पीटना चालू किया ड्रम को। अब जो वेलोसिटी है आपकी, वो वेलोसिटी इस तरह है हवा की, और ये जो वेलोसिटी है वो क्या है, साउंड की है, साउंड की है। तो मान लीजिए कि ये साउंड की है वी एस, और हवा के लिए भी ए मान लीजिए, एक मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो थोड़ा अब इस पे अगर हम विचार करेंगे, तो थोड़ा इस पे जब हम विचार करेंगे, मान लीजिए, और ये डिस्टेंस जो दे रखा है ये एक्स दे रखा है,
तो अब कहने का मतलब कि एक वेलोसिटी जाएगा ए से बी की ओर, उसको हम मान लेते हैं वी डैक्स, ठीक है, जो कि आवाज को पहुंचाने का काम करेगा। तो ये आदमी यहाँ ड्रम पीट रहा है और यहाँ इसको सुनाई देना चाहिए, ए ड्रम पीट रहा है, ठीक है। और हमें जो है वो टाइम निकालना है। तो अगर टाइम की हम बात करें, टाइम की बात करें तो डिस्टेंस क्या है, ये एक्स है, एक्स, और इसके लिए कौन सी वेलोसिटी जिम्मेवार है, वी डैक्स, वी डैक्स जिम्मेवार है, जो कि हवा के परपेंडिकुलर जा रही है, जो कि इसको जो है आवाज सुनाई देगी, तो वी डैक्स लिख दिया। अब जब हम वी डैक्स की मान निकालना चाहें तो वी डैक्स बराबर क्या होगा, यहाँ पे ये जानना जरूरी है। तो ठीक है, मान लीजिए कि ये जो है थीटा है, ये आपका 90 डिग्री हो गया, तो कहीं ना कहीं ये आपका क्या है, हाइपोटेनियस है, कहीं ये हाइपोटेनियस है, और ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर है। तो हम लिखेंगे कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर, वी एस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और ये बेस मान लीजिए इसकी, ये वी डैक्स लिख दिया। हमें वी डैक्स का मान ज्ञात करना है, ठीक है। अच्छा, एक चीज गौरतलब है कि अब उसके अनुसार चलना होगा। पिछले में वी एस मतलब साउंड की वेलोसिटी को उसने वी माना है और एयर की वेलोसिटी को यू माना है, तो वहीं रखना होगा, ठीक है। तो वी एस के लिए क्या लिखेंगे, वी स्क्वायर, वी ए के लिए क्या लिखेंगे, यू स्क्वायर, और प्लस, देखिए इसका भी स्क्वायर छूट गया है, वी डैक्स का स्क्वायर, क्योंकि हमें वी डैक्स का मान निकालना है ना, वी डैक्स का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब वी डैक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस यू, ठीक है। अब टाइम, टाइम न कि कितने समय के बाद ये सुनेगा, तो इसके लिए हमने ये इक्वेशन लगा रखा है, क्योंकि यही वेलोसिटी जिम्मेवार है। तो टी बराबर एक्स, एक्स तो दिया है, और वी डैक्स का मान हमने क्या निकाला है, अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो एक्स बटा अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यही क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा, जो कि पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द टाइम लॉग बी फाइंड्स बिटवीन सीइंग द हियरिंग द ड्रम बीटिंग बाई ए। ए ने जब ड्रम पिटा तो इतने समय बाद बी ने सुना, ये समय। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 51 भी समाप्त हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे, चूंकि इसमें एक ही सवाल है, देख लीजिए तो मिटाएंगे। ये आपका सोल्यूशन नंबर 52 है। 6 particles situated in a corners of a regular hexagon of a side A move at a constant speed v। जैसे हम रेगुलर हेक्सागन बनाएंगे, रेगुलर हेक्सागन का मतलब होता है कि उसकी 6 साइड्स जो होती है वो आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो ये बराबर हो गया, ये रेगुलर हेक्सागन हो गया।
अब इस पर जो है वो मूव एट ए कांस्टेंट स्पीड, 6 पार्टिकल्स कोई है, मान लीजिए यहाँ एक पार्टिकल्स है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ये 6 पार्टिकल्स। नाम भी दे सकते हैं ए, बी, सी, डी, ई, एफ, ये 6 पार्टिकल्स। तो ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हैं। ये each particles maintains a direction towards the particle at the next corner। जैसे इसका डायरेक्शन इधर की ओर, 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 इसका डायरेक्शन। और जो स्पीड है वो कांस्टेंट है। मान लीजिए ये भी v स्पीड से, 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 ये भी v स्पीड से। तो अब ये पूछ रहा है कि कैलकुलेट द टाइम द पार्टिकल विल टेक द मीट ईच अदर। तो क्या ये पार्टिकल जो है एक समय बाद एक दूसरे से मिल पाएंगे, संभव है? तो देखिए इसके बारे में, मान लीजिए कि ए वाला पार्टिकल यहाँ गया तो बी वाला पार्टिकल यहाँ चला गया, ठीक है। अब कहने का मतलब है कि ए ने देखा कि बी यहाँ चला गया, तो फिर उसने क्या शुरू किया, अपनी जो है वो डायरेक्शन बदलना शुरू कर दिया, ऐसे चला गया, ठीक है, ऐसे चला गया। बी वाला भी ऐसे चला गया, ठीक है। इसी तरह से सी वाला जो है वो सी वाला भी कुछ इस तरह से गया, ठीक है, सी वाला इस तरह से गया। अब डी वाला जो है वो भी इस तरह से गया, ई वाला भी है इस तरह से गया, एफ वाला भी है कुछ इस तरह से गया, इस तरह से जाता रहा। एक सिचुएशंस ऐसी आई कि थोड़ा अब बी वाला है वो अपना थोड़ा इस तरह से अब चलना प्रारंभ किया, बी वाला है तो थोड़ा इस तरह से चलना प्रारंभ किया, ये इस तरह से चलना प्रारंभ किया, ये इस तरह से चलना प्रारंभ किया, ये इस तरह से चलना प्रारंभ किया, और ये जो है इस तरह से एक समय बाद वो सेंटर पे मिल गए। क्या किए? सेंटर पर मिल गए। चूंकि साइड बराबर है, रेगुलर है, और स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हैं, तो सेम दूरी तय करने में सेम टाइम लगेगा, तो वही बात है। अब रही कि हमें निकालना है कि वो टाइम क्या है। अब इसके लिए मान लेते हैं कि कोई दो पार्टिकल को, अब जैसे इसी में अलग नहीं बनाएंगे, इसको मैं मिटा देता हूं। कोई दो पार्टिकल को सेम स्पीड से है तो सेम समय में सेम दूरी तय करेंगे, तो कोई दो पार्टिकल को आपस में मिला लेते हैं, वही टाइम सबके लिए होगा। तो रेगुलर हेक्सागन है तो हम जानते हैं कि यहाँ जो एंगल बनता है 120 बनता है, यहाँ 120 बनता है, यहाँ भी 120 बनता है, यहाँ भी क्या बनता है 120 डिग्री, यहाँ भी बनता है 120 डिग्री, यहाँ भी बनता है 120 डिग्री, ठीक है। तो अब मिलने के लिए क्या करना है? मिलने के लिए मान लीजिए कि ये अपना डायरेक्शन ऐसे जा रहा है, तो इसकी डायरेक्शन को थोड़ा चेंज करके इसके अपोजिट कर दिए, तो अपोजिट कर दिए तो इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान मान लीजिए कि ये भी वेलोसिटी से जा रहा है, ये भी है, ये भी है, पहले लिखे ही है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ठीक है। तो इसका जो मान होगा यहाँ, इसको हम क्या लिख सकते हैं, v cos 120। तो अगर रिलेटिव मोशन की बात करें तो a वाला v वेलोसिटी से जा रहा है, अब b वाला v cos 120 वेलोसिटी से जा रहा है। दोनों का
डायरेक्शन अपोजिट है तो रिलेटिव वेलोसिटी के लिए दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और दोनों के लिए डिस्टेंस कितनी तय करनी है, डिस्टेंस जो तय करनी है वो ए है, ठीक है। डिस्टेंस कह लीजिए ए है, या आप डिस्प्लेसमेंट कह लीजिए। डिस्प्लेसमेंट ही कहिए, जब वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट लिख लीजिए। डिस्प्लेसमेंट ए है, ठीक है। और दोनों की वेलोसिटी एक दूसरे की अपोजिट है तो v रिलेटिव क्या हो जाएगा, v रिलेटिव बराबर हो जाएगा v प्लस v कॉस 120। पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। v प्लस v 120 का मान क्या होता है, कॉस 120 का मान -1/2 होता है। -1/2 हो गया, तो ये आपको मिला v माइनस v/2, घट के आ गया ये v/2। तो v रिलेटिव निकाल लिए वेलोसिटी, और ये डिस्प्लेसमेंट मालूम है, तो टाइम के लिए क्या लिखते हैं, टाइम के लिए क्या लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम के लिए क्या लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट बाई वेलोसिटी। तो वेलोसिटी आपका क्या है, ए, वेलोसिटी आपका ए है। वेलोसिटी कह रहे हैं डिस्प्लेसमेंट। देखिए टाइम निकालना है तो यहाँ टाइम के लिए हम लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट, पूरा नहीं लिख रहे हैं, डिस्प्लेस से समझ जाइए। और बाई जो है हम क्या लिख देंगे, वेलोसिटी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट में वेलोसिटी से भाग करेंगे तो टाइम, टाइम के लिए टी लिख दिया। डिस्प्लेसमेंट यानी कि ये दोनों ए से अपार्ट फ्रॉम है, दूरी है ए, और ये रिलेटिव वेलोसिटी जो हम निकाल चुके हैं वो क्या है, इसका मान v/2 निकाल दिए, तो v/2। और जब हम इसको हल करेंगे तो ये 2a/v आ जाएगा। तो जो टाइम टोटल होगा, टाइम मिलने का, वो आपका हो जाएगा 2a/v, ठीक है। जो टाइम होगा वो क्या होगा, 2a/v। इसी तरह से ये रेगुलर में ही काम करेगा, कोई भी रेगुलर हो, जैसे स्क्वायर हो, स्क्वायर रेगुलर होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, सबके लिए फार्मूला लगेगा। लेकिन ये हेक्सागन के लिए टाइम इतना आएगा, अब स्क्वायर के लिए अलग आएगा, ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए अलग आएगा। जैसे मान लीजिए कि थोड़ा सा ये तो बन गया, थोड़ा सा लीक से हट के बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का निकालते हैं, तो इसकी साइड ए मान लीजिए, ये क्या होता है, 60 डिग्री होता है, ठीक है। तो इसके निकालने के लिए क्या करेंगे, अब तो ये मान लीजिए कि v वेलोसिटी से जा रहा है, ये भी v वेलोसिटी से जा रहा है, ये भी v वेलोसिटी, तो कब मिलेगा, अब उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए मान लीजिए कि हमें तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्प्लेसमेंट p, डिस्प्लेसमेंट a मिल गया, हम वेक्टर नहीं लगा रहे हैं, इसे ही जनरल फॉर्म में मॉड के रूप में लिख रहे हैं, ठीक है। और जो यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, अब ये 60 वाला को इधर मोड़ना पड़ेगा, तो इधर मोड़ेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, v cos 60। तो रिलेटिव जो हो जाएगा वो क्या होगा, v प्लस v cos 60, ठीक है। अब जब टाइम निकालना होगा तो डिस्प्लेसमेंट बाई इतना कर देंगे, v प्लस v cos 60, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए cos 60 का मान देंगे। अब जितना आएगा उतना क्या होगा, उत्तर हो जाएगा। तो वो अलग आएगा और 2a/v नहीं आएगा। आप
निकाल के देख सकते हैं। इसी तरह से आप प्रयास कर सकते हैं स्क्वायर के लिए। तो स्क्वायर के लिए देखिए ये 90 बन रहा है, तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। मान लीजिए 4 पार्टिकल्स है, ए बी सी डी, सबकी वेलोसिटी जो है वो एक ही है, वी वी। ठीक है, तो अब इसका जो रिलेटिव निकालेंगे, इसका रिलेटिव तो ये भी हुआ और ये क्या हो गया, भी कॉस 90 हो जाएगा यहाँ, और अपोजिट है इसलिए हमने क्या किया, इसको जोड़ दिया। तो ये आपका रिलेटिव वेलोसिटी हो गया। क्या हो गया ये आपका भी रिलेटिव हो गया, क्योंकि एक दूसरे का डायरेक्शन अपोजिट है तो वो प्लस होगा ही। और मान लीजिए कि अपार्ट फ्रॉम ए मानते हैं, रेगुलर है तो सबका ए ही ना होगा, स्क्वायर है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। तो टाइम निकालेंगे तो ए बाई भी प्लस भी कॉस 90, जितना उत्तर आएगा वो स्क्वायर के लिए हो जाएगा। तो इस तरह से हेक्सागन का देख लिए। अब एक अलग से हम इक्विलेटरल ट्रायंगल और स्क्वायर रेगुलर के लिए बता दिए। ठीक है, इस तरह से आपका ये एच.सी. वर्मा के कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स का जो रेस्ट एंड मोशन है, ये एक्सरसाइज समाप्त हुआ।